हाँ भाई, तो कैसा चल रहा है पढ़ाई आप लोगों का? बढ़िया। पिछले क्लास में हम पढ़े थे न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड में हम देखे थे न्यूक्लियोटाइड्स क्या है। तो न्यूक्लियोटाइड शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट से मिलकर बनता है, और न्यूक्लियोसाइड क्या है? शुगर और नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बनता है। आज हम डिफरेंट टाइप्स के न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स को देखेंगे। ठीक है, तो एक तरफ हम देखेंगे डीएनए के बारे में, मतलब डीएनए में कैसा और कौन कौन सा न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है, और दूसरी तरफ हम देखेंगे आरएनए। आरएनए में कौन कौन सा न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है। जैसे फर्स्ट हम देखते हैं आरएनए के बारे में, उसके बाद हम आएंगे डीएनए के बारे में। फर्स्ट हम देखते हैं आरएनए में एडेनिन होता है, और एडेनिन प्लस राइबोज शुगर, आरएस मतलब आप समझ जाएंगे राइबोज शुगर। एडेनिन और राइबोज शुगर के मिलने से बनता है न्यूक्लियोसाइड, और यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड का नाम होता है एडिनोसिन। क्या नाम होता है भाई? एडिनोसिन, राइट। नेक्स्ट, अगर यहीं पे ये तो हो गया न्यूक्लियोसाइड, लेकिन अगर हमको न्यूक्लियोटाइड बनाना होगा तो आपको पता है कि एडिनोसिन प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस सिंगल इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलके क्या बना देगा? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। क्या बन जाएगा? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, AMP। और इस एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट का दूसरा नाम होता है एडिनाइलिक एसिड। क्या नाम होता है? एडिनाइलिक एसिड। ये तो हुआ आरएनए के बारे में। और डीएनए देखते हैं। डीएनए में क्या होता है कि एडिनोसिन तो होगा ही होगा, प्लस डीऑक्सी राइबोज शुगर होगा। क्या होगा? डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो एडिनोसिन और डीऑक्सी राइबोज शुगर के मिलने से क्या बन जाएगा? डीऑक्सी एडिनोसिन। क्या बन जाएगा? डीऑक्सी एडिनोसिन बनेगा। और फिर न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा? तो डीऑक्सी एडिनोसिन प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के मिलने से बन जाएगा डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। क्या बनेगा? डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसी तरह से अब हम देखेंगे आरएनए के बारे में। तो आरएनए में अब बनेगा गुएनोसिन, मतलब गुएनिन प्लस राइबोज शुगर। तो गुएनिन और राइबोज शुगर के मिलने से कौन सा न्यूक्लियोसाइड बनेगा? गुएनोसिन। क्या बनेगा? गुएनोसिन। और आपको पता है कि गुएनोसिन प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के मिलने से बन जाएगा गुएनोसिन मोनोफॉस्फेट, या इसी गुएनोसिन मोनोफॉस्फेट को हम बोलते हैं गुएनाइलिक एसिड। क्या कहते हैं? गुएनाइलिक एसिड। ठीक उसी तरह से डीएनए में क्या हो जाएगा? गुएनोसिन प्लस डीऑक्सी राइबोज शुगर, और इससे बन जाएगा डीऑक्सी गुएनोसिन। क्या बन जाएगा? डीऑक्सी गुएनोसिन। और डीऑक्सी गुएनोसिन प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के मिलने से क्या बनेगा? डीऑक्सी गुएनोसिन मोनोफॉस्फेट। समझ में आ रहा है? इसी तरह से आरएनए में नेक्स्ट गुएनिन के बाद साइटोसिन। क्या? साइटोसिन। और साइटोसिन से बन जाएगा साइटोसिन, और साइटोसिन का जो न्यूक्लियोसाइड होगा वो बन जाएगा साइटिडीन। क्या बनेगा? साइटिडीन। ठीक है। और साइटिडीन एक न्यूक्लियोसाइड है, और साइटिडीन एक न्यूक्लियोसाइड है, और साइटिडीन का जो न्यूक्लियोटाइड बनेगा वो बन जाएगा साइटिडाइलिक एसिड। क्या बन जाएगा? साइटिडाइलिक एसिड। या आप साइटिडाइलिक एसिड को बोल सकते हैं CMP, साइटोसिन मोनोफॉस्फेट। क्या बोल सकते हैं? साइटोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक वैसे ही आरएनए में अपना नेक्स्ट न्यूक्लियोसाइड बनेगा यूरेसिल का। किसका बनेगा? यूरेसिल का।
और यूरासिल का जो यूरासिल का मतलब यूरासिल और राइबोस शुगर के मिलने से यहां पे बन जाएगा यूरिडीन। क्या बनेगा? यूरिडीन। और अगर इसका न्यूक्लियोटाइड बनाना हुआ तो बन जाएगा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़ के क्या? यूरिडाइलिक एसिड। क्या बनेगा? यूरिडाइलिक एसिड। समझ में आ रहा है? और यूरिडाइलिक एसिड को हम बोल सकते हैं यूएमपी, यूरेसिल मोनोफॉस्फेट। क्या बोल सकते हैं? यूरेसिल मोनोफॉस्फेट। तो आरएनए में तो यही होता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन की जगह यूरेसिल। डीएनए में क्या होता है? एडेनिन, गुआनिन और क्या होता है? साइटोसिन। तो साइटोसिन प्लस डीऑक्सीराइबोस शुगर के मिलने से बन जाएगा डीऑक्सीसाइटिडीन। क्या बनेगा? डीऑक्सीसाइटिडीन। और इसमें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अगर जुड़ जाएगा साइटिडीन में तो वो बन जाएगा डीऑक्सी साइटिडाइलिक एसिड। क्या बन जाएगा? डीऑक्सीसाइटिडाइलिक एसिड। ये थोड़ा हम शॉर्ट में बता दें आपको, या आप इसको बोल सकते हैं डीऑक्सी साइटोसिन मोनोफॉस्फेट, डीसीएमडी। नेक्स्ट, यहाँ पे आरएनए में यूरेसिल होता है तो यहाँ पे क्या होता है? थाइमिन होता है। तो थाइमिन के कारण ये बन जाएगा थाइमिडीन। क्या बनेगा? थाइमिडीन। थाइमिडीन क्या बन गया? न्यूक्लियोसाइड। और इसका न्यूक्लियोटाइड बनाना होगा तो आप बोल सकते हैं डीऑक्सी थाइमिन मोनोफॉस्फेट या डीऑक्सीथाइमिडेनिक एसिड। क्या बोल सकते हैं? डीऑक्सीथाइमिडेनिक एसिड, राइट। तो इस तरह से डीएनए के पास टोटल 4 न्यूक्लियोसाइड है और 4 न्यूक्लियोटाइड, और आरएनए के पास टोटल 4 न्यूक्लियोसाइड है और टोटल 4 न्यूक्लियोटाइड है, राइट। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि न्यूक्लिक एसिड में टोटल पॉसिबल न्यूक्लियोसाइड, सिंपल न्यूक्लिक एसिड, डिफरेंशिएट नहीं किया कि डीएनए या आरएनए, और सिंपली पूछा जाए कि सिंपली न्यूक्लिक एसिड में कितने तरह का, कितने टाइप्स का क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो 1 है ना, दोनों को जोड़ के। कितने तरह का न्यूक्लियोसाइड बनता है? तब भी 1, दोनों को जोड़ के। लेकिन स्पेसिफाई कर दिया जाए कि टोटल पॉसिबल न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड आइदर इन डीएनए और आरएनए, तब या तो आपको डीएनए के बारे में बोलना है या तो आपको आरएनए का बताना है। तो उस कंडीशन में आंसर 4 चला जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन पूछा जाएगा टोटल पॉसिबल टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन न्यूक्लिक एसिड, तो आंसर क्या जाएगा? 1। टोटल पॉसिबल न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड इन न्यूक्लिक एसिड, तो आंसर चला जाएगा 1। लेकिन वही क्वेश्चन पूछा जाए सिर्फ डीएनए में कितना न्यूक्लियोटाइड, तो 4। सिर्फ आरएनए में कितना न्यूक्लियोटाइड, तो 4। सिर्फ आरएनए में कितना न्यूक्लियोसाइड, तो 4। और सिर्फ आरएनए में कितना न्यूक्लियोसाइड, तो 4। समझ में आया? तो यहां तक आप नोट डाउन करेंगे। यहां पे जो हम इनकम्प्लीट लिखे हैं ये आपका होमवर्क है, इसको कंप्लीट आपको करना है। क्लियर? नेक्स्ट अब हम बढ़ेंगे डीएनए की तरफ। अब हम डीएनए के डिटेल्ड स्ट्रक्चर को देखेंगे, आरएनए के बारे में बाद में बात करेंगे। तो अब हेडिंग देंगे डीएनए। अब हम पढ़ेंगे डीएनए के बारे में डिटेल में, ठीक है। तो डीएनए को डिस्कवर किसने किया? लिखेंगे डिस्कवर्ड बाय मीसर। हम देख चुके हैं कि सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे मीसर। फर्स्ट सेल से इसको डिस्कवर किया था मीसर ने, और इस न्यूक्लिक एसिड को नाम दिया था न्यूक्लिन। किसने? न्यूक्लिन। लेकिन इस डीएनए को डीएनए सबसे पहले किसने बोला? तो डीएनए को डीएनए बोलने वाले सबसे पहले साइंटिस्ट हैं ज़ैकैरिस। डीएनए टर्म वाज गिवन बाय ज़ैकैरिस। डीएनए टर्म was given by Zacchaeus. डीएनए टर्म वाज गिवन बाय ज़ैकैरिस। इस डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है ना? डीएनए मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर कैसा है ये पता नहीं था, है ना। तो बहुत सारे साइंटिस्ट इस पे वर्क कर रहे थे। तो सबसे पहले वर्क इस पे किया विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने। किसने? विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने।
विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने डीएनए मॉलिक्यूल का स्टडी किया विद द हेल्प ऑफ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी एंड, या आप इसको एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी को ही क्या कह सकते हैं, एक्सरे डिफ्रैक्शन, क्या कह सकते हैं, एक्सरे डिफ्रैक्शन। तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी या एक्सरे डिफ्रैक्शन के हेल्प से विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने स्टडी किया डीएनए मॉलिक्यूल्स का, लेकिन इसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर कैसा है ये समझा नहीं पाए। विल्किंस एंड फ्रैंकलिन के साथ एक और साइंटिस्ट थे चर्गस, वो भी स्टडी कर रहे थे डीएनए के मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो वो नाइट्रोजनस बेस से रिलेटेड कुछ आपको फॉर्मूला दिए, बेस रेशियो वगैरह दिए, देखेंगे हम उसको। तो वो भी लेकिन डीएनए के स्ट्रक्चर को समझा नहीं पाए। बाद में 1953 में साइंटिस्ट आए, दो साइंटिस्ट, वाटसन एंड क्रिक। क्या? वाटसन एंड क्रिक। तो वाटसन एंड क्रिक ने जो विल्किंस और फ्रैंकलिन का स्टडी था, इवन चर्गस का भी जो स्टडी था, उसके हेल्प से डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को दिया। क्या? डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को दिया। आगे चल के विल्किंस, वाटसन एंड क्रिक, ये तीन साइंटिस्ट, वाटसन एंड क्रिक एंड विल्किंस, इस तीनों को डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल के लिए क्या दिया गया? नोबेल प्राइज दिया गया 1962 में। इस चीज को हम अभी लिखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे विल्किंस एंड फ्रैंकलिन स्टडी, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन स्टडी Wilkins and Franklin studied DNA molecule with the help of DNA molecule with the help of DNA molecule with the help of X-ray crystallography or X-ray diffraction. With the help of X-ray crystallography और एक्स-रे डिफ्रैक्शन, एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी और एक्स-रे डिफ्रैक्शन। क्लियर? बाद में विल्किंस और फ्रैंकलिन के स्टडी के हेल्प से वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल को प्रपोज किया। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे वाटसन एंड क्रिक, वाटसन एंड क्रिक, वाटसन एंड क्रिक कब? 1953 में। वाटसन एंड क्रिक 1953 with the help of finding, with the help of finding Franklin with the help of finding Franklin and Wilkins, with the help of finding Franklin and Wilkins proposed the double helix model for DNA. Proposed the double helix model of DNA. Proposed the double helix model of DNA. और इस मॉडल के लिए वाटसन, क्रिक एंड विल्किंस को नोबेल प्राइज दिया गया था कब? 1962 में। फॉर दिस मॉडल, वाटसन, क्रिक एंड विल्किंस, for this model, Watson, Crick and Wilkins were awarded by Nobel Prize. Nobel Prize were awarded by Nobel Prize in 1962. In 1962. तो वाटसन, क्रिक एंड विल्किंस को 1962 में इस मॉडल के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया। ठीक है, तो ये जो डबल हेलिक्स मॉडल है, इसमें
ये भी पता चला कि जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है डीएनए में, डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है, इसका कारण है क्या, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बिटवीन प्यूरिन एंड पाइरिमिडीन। इसमें क्या देखने को मिला, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बिटवीन प्यूरिन एंड पाइरिमिडीन, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बिटवीन प्यूरिन एंड पाइरिमिडीन। और जो डीएनए होता है, डीएनए ये डबल हेलिक्स मॉडल है, क्या, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। और डबल हेलिक्स मॉडल बताता है कि डीएनए दो स्ट्रैंड से मिलकर बनता है, क्या, डीएनए दो स्ट्रैंड से मिलकर बनता है। तो ये मॉडल क्या बोलते हैं कि जो डीएनए का स्ट्रैंड होता है वो दो स्ट्रैंड से मिलकर बनता है और दोनों ही स्ट्रैंड क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग में क्या होता है, एक प्यूरिन होगा तो दूसरा क्या होगा, पाइरिमिडीन होगा। और यहाँ पे ये भी मेंशन है कि अगर एक डीएनए का स्ट्रैंड 5' टर्मिनल टू 3' टर्मिनल है तो दूसरा एंड क्या होगा, 3' टर्मिनल टू 5' होगा, क्या होगा, 3' टू 5'। और अगर एक 3' टू 5' है तो दूसरा क्या होगा, 5' टू 3'। यानी दोनों स्ट्रैंड जो होंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे एक दूसरे के और अपोजिट होंगे, क्या होंगे, अपोजिट होंगे। इस प्यूरिन और पाइरिमिडीन में जब भी प्यूरिन बाइंड करेगा तो पाइरिमिडीन से बाइंड करेगा, और उसमें प्यूरिन कौन से पाइरिमिडीन से बाइंड करेगा, तो जब भी एडेनिन बाइंड करेगा तो थाइमिन से बाइंड करेगा, और गुआनिन बाइंड करेगा तो साइटोसिन से बाइंड करेगा। जैसे एडेनिन थाइमिन से और साइटोसिन जब भी बाइंड करेगा तो गुआनिन से, या गुआनिन जब भी बाइंड करेगा तो साइटोसिन से बाइंड करेगा। और इस नाइट्रोजनस बेस के बीच क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। एडेनिन और थाइमिन के बीच डबल हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा और गुआनिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा। क्या, एडेनिन और थाइमिन के बीच डबल हाइड्रोजन बॉन्ड और गुआनिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ठीक है। और ये जो डीएनए का स्ट्रैंड होता है, डीएनए का स्ट्रैंड हम पढ़ चुके हैं कि डीएनए का स्ट्रैंड बना होता है किससे, शुगर और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। किससे, शुगर और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के बैकबोन से डीएनए का स्ट्रैंड बना होता है। और इस डीएनए के स्ट्रैंड में ये इनवर्ट प्रोजेक्शन होता है किसका, नाइट्रोजनस बेस का। किसका, नाइट्रोजनस बेस का। और ये नाइट्रोजनस बेस पेयरिंग अगर एडेनिन है तो थाइमिन से बाइंड करेगा, और गुआनिन है तो साइटोसिन, या साइटोसिन है तो गुआनिन, या थाइमिन है तो एडेनिन से। हमेशा एडेनिन और थाइमिन के बीच डबल बॉन्ड और गुआनिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। क्लियर है। तो यहां तक आप नोट डाउन करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जो डीएनए का डबल स्ट्रैंड है ये दोनों एक दूसरे से यूनिफॉर्म डिस्टेंस में होता है। ये हम देख चुके हैं ऐसा क्यों होता है। एक स्ट्रैंड पे अगर नाइट्रोजनस बेस सिंगल रिंग वाला स्ट्रक्चर होगा तो डबल स्ट्रैंड पे जो नाइट्रोजनस, दूसरे स्ट्रैंड पे जो नाइट्रोजनस बेस होगा वो डबल रिंग वाला होगा। याद आया, इस तरह से डबल रिंग वाला होगा। अगर यहाँ पे डबल रिंग स्ट्रक्चर होगा तो इधर क्या होगा, सिंगल रिंग वाला नाइट्रोजनस बेस होगा। और अगर सिंगल रिंग इधर होगा तो इधर क्या होगा, डबल रिंग होगा। तो अगर एक पाइरिमिडीन होगा तो दूसरा प्यूरिन होगा, है ना, इस तरह से। और एक पाइरिमिडीन होगा तो दूसरा प्यूरिन होगा हमेशा। तो डीएनए मॉलिक्यूल्स की एक स्ट्रैंड पे अगर प्यूरिन है तो हमेशा पेयरिंग करेगा पाइरिमिडीन से, और इसके कारण जो डीएनए का दोनों स्ट्रैंड है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म, एक दूसरे से हमेशा यूनिफॉर्मली डिस्टेंस पे होता है। अगर प्यूरिन प्यूरिन से बाइंड करता, पाइरिमिडीन पाइरिमिडीन से बाइंड करता, तो आपको पता है कि कहीं सिंगल सिंगल रिंग वाला स्ट्रक्चर आ जाता तो वहां पे डीएनए काफी पास में आ जाता है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड। और अगर कहीं पे दोनों ही रिंग्स डबल रिंग वाले स्ट्रक्चर होते, दोनों ही नाइट्रोजनस बेस डबल रिंग वाले स्ट्रक्चर होते हैं, तो वहां पे जो दोनों स्ट्रैंड थे वो दूर चले जाते। तो डीएनए में जो दोनों स्ट्रैंड होता है, एक तो ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है और अपोजिट होता है। अगर ये 5' टू 3' इंक है तो ये 3' टू 5' इंक होता है, 3' टू 5' इंक होता है। और दोनों यूनिफॉर्म डिस्टेंस में, इसका कारण क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। क्लियर, ये आपको याद रखना है। और वाटसन एंड क्रिक जिस डीएनए पे अपना स्टडी किए थे वो डीएनए क्या था, राइट हैंडेड था। क्या था, राइट हैंडेड, यानी वो कुछ इस तरह से मुड़ा हुआ था। ठीक है, राइट हैंडेड तो इस तरह से मुड़ा हुआ था, राइट हैंडेड। जो क्वाइलिंग था वो राइट हैंडेड क्वाइलिंग है, लेफ्ट हैंडेड क्वाइलिंग में ये नहीं अपना सकते हैं। ठीक है, तो ये बी डीएनए भी इसको बोलते हैं, क्या कहते हैं, बी डीएनए कहते हैं।
और मेनली ये बीडीएनए ज्यादा स्टेबल होता है। वॉटसन एंड क्रिक ने भी इसी को डिस्कवर किया था, बीडीएनए को, ठीक है। तो हम वही पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं चरगफ इक्विवेलेंसी रूल्स पे। इस पे चरगफ इक्विवेलेंसी रूल्स। चरगफ इक्विवेलेंसी रूल्स क्या है, सबसे पहले हेडिंग देंगे चरगफ इक्विवेलेंसी रूल्स। चरगफ इक्विवेलेंसी रूल्स, चरगफ इक्विवेलेंसी रूल्स क्या कहते हैं कि हमेशा अगर प्यूरीन पायरिमिडीन से क्या करता है, बेस पेयरिंग बनाता है डीएनए में, या पायरिमिडीन प्यूरीन से, तो डीएनए में एक बात तो फिक्स है कि प्यूरीन हमेशा पायरिमिडीन के इक्वल हो। क्या, प्यूरीन हमेशा पायरिमिडीन के इक्वल हो, यानी हमेशा एडेनिन प्लस गुआनिन का जो सम होगा वो हमेशा साइटोसिन प्लस थाइमिन के इक्वल होगा। या आप इसको बोल सकते हैं, ये जो फर्स्ट रूल था चरगफ इक्विवेलेंसी रूल्स का, वो बोलता है कि प्यूरीन और पायरिमिडीन का जो रेशियो आता है, प्यूरीन और पायरिमिडीन का जो रेशियो आता है वो हमेशा 1 आता है। क्या आता है? 1 आता है। बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट है बेस रेशियो। ये फर्स्ट रूल हो गया चरगफ का कि प्यूरीन हमेशा पायरिमिडीन के बराबर होता है डीएनए में, या प्यूरीन और पायरिमिडीन का जो रेशियो होता है वो हमेशा 1 होता है। नेक्स्ट है बेस रेशियो। क्या भाई? बेस रेशियो। तो बेस रेशियो क्या है सर? बेस रेशियो में चरगफ का मानना था कि जो हमेशा एडेनिन बाइंड करता है वो किसके साथ? थाइमिन के साथ, और साइटोसिन बाइंड करता है किसके साथ? गुआनिन के साथ। और किसी भी ऑर्गेनिज्म में, क्या, किसी भी ऑर्गेनिज्म में, इसको बोलते हैं बेस रेशियो। किसी भी ऑर्गेनिज्म में एडेनिन हमेशा थाइमिन के बराबर होगा और साइटोसिन हमेशा गुआनिन के बराबर होगा, या थाइमिन हमेशा एडेनिन से बाइंड करेगा और गुआनिन हमेशा साइटोसिन से बाइंड करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री। और इस दोनों का जो रेशियो का सम आएगा, ए और जीसी का जो सम आएगा, वो 1 के इक्वल नहीं होगा। क्या? 1 के इक्वल नहीं होगा, लेकिन वो कांस्टेंट जरूर होगा। क्या होगा? कांस्टेंट जरूर होगा। क्या होगा भाई? कांस्टेंट जरूर होगा। यानी कि एडेनिन और थाइमिन और साइटोसिन और गुआनिन का जो रेशियो होता है वो बराबर नहीं हो सकता है, लेकिन हमेशा क्या होगा? किसी भी स्पीशीज के लिए कांस्टेंट होगा। क्या होगा? किसी भी स्पीशीज के लिए कांस्टेंट होगा। पहले का मतलब है कि ए और टी, जी और सी का जो रेशियो 1 नहीं होगा। 1 नहीं होगा मतलब अगर बराबर होता तो 1 हो जाता, लेकिन ए टी का वैल्यू और जी सी का वैल्यू किसी भी डीएनए के लिए ये 1 नहीं होता है। 1 नहीं होगा, इसका मतलब कि ए और टी और जी और सी जरूरी नहीं है कि क्या हो? इक्वल हो। अगर इक्वल होगा तभी तो 1 होगा, लेकिन ये जरूर है कि ए और टी और जी और सी किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होता है? कांस्टेंट होता है। जैसे ह्यूमन में, क्या, ह्यूमन में ए और टी और जी और सी का वैल्यू क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो जो बेस रेशियो होता है ऑर्गेनिज्म में, क्या बेस रेशियो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए कांस्टेंट वैल्यू होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ए और टी और जी और सी हमेशा इक्वल रहे, लेकिन जितना भी होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अब जैसे बैक्टीरिया को देखो ना, तो बैक्टीरिया में जी और सी का जो वैल्यू होता है वो ज्यादा होता है। ऐसा क्या होता है? बैक्टीरिया में जी और सी का वैल्यू ज्यादा होता है। तो जब ये ज्यादा होगा तो बैक्टीरिया के लिए, अच्छा ये कम होगा तो जो बैक्टीरिया के लिए इसका जो वैल्यू आएगा बेस रेशियो का, वो लेस देन 1 आ जाएगा। और ह्यूमन में ए और टी ज्यादा होता है और जी और सी कम होता है, तो ह्यूमन में ए और टी ज्यादा और जी और सी कम, इसका मतलब ह्यूमन में ये जो बेस रेशियो का वैल्यू है वो मोर देन 1 आ जाएगा। तो ऐसा देखा गया है कि प्रोकैरियोट्स में जो जी और सी यानी बेस रेशियो का वैल्यू है वो लेस देन 1 होता है, और यूकैरियोट्स में बेस रेशियो का वैल्यू मोर देन 1 होता है। अगर बेस रेशियो का वैल्यू मोर देन 1 है, क्या है? मोर देन 1 है, इसका मतलब साफ है। इसका मतलब क्या साफ है सर? कि ए प्लस टी बोल सकते हैं। ए प्लस टी का जो वैल्यू है वो सी और जी से ज्यादा है। क्या?
इस तरह का डीएनए जिसमें AT का अमाउंट, A और T बेस पेयरिंग का अमाउंट ज्यादा होगा, उसको बोलते हैं AT टाइप डीएनए। क्या कहते हैं? AT टाइप डीएनए। क्या कहते हैं उसको? AT टाइप डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? AT टाइप डीएनए। और AT टाइप डीएनए यूकैरियोटिक डीएनए में देखने को मिलता है। कहां पे देखने को मिलता है? AT टाइप डीएनए कहां पे देखने को मिलता है? यूकैरियोटिक डीएनए में। यूकैरियोटिक डीएनए में देखने को मिलता है AT टाइप डीएनए। और वैल्यू कितना होता है यूकैरियोटिक में बेस रेशियो का? तो यूकैरियोटिक में AT ज्यादा होता है, GC कम होता है, तो जो रेशियो आएगा बेस रेशियो 1.52 आता है। क्या आता है? 1.52। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि जो बेस रेशियो वो लेस देन 1 आ जाए, क्या है बेस रेशियो? लेस देन 1 आ जाए। जब बेस रेशियो लेस देन 1 आएगा तो आपको पता है C और Z का जो वैल्यू है, C और Z का जो वैल्यू है वो ज्यादा हो जाएगा किससे? A और T के वैल्यू से। किससे? A T के वैल्यू से ज्यादा हो जाएगा। तो जब A T के वैल्यू से ज्यादा CG है, इस तरह के डीएनए को बोलते हैं CZ डीएनए, CZ टाइप डीएनए, CZ टाइप डीएनए। और जो CZ टाइप डीएनए है वो प्रोकैरियोटिक डीएनए। क्या है? प्रोकैरियोटिक डीएनए। और यहां पे CZ टाइप डीएनए का जो वैल्यू आता है वो आता है 0.96। क्या आता है? 0.96। याद रहेगा क्या आता है? 0.96। चलिए, तो जिस डीएनए में C और G ज्यादा है, इसका मतलब वो डीएनए ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा मजबूत है। और जिस डीएनए में AT ज्यादा है, इसका मतलब डबल बॉन्ड वो थोड़ा सा कमजोर है। तो बैक्टीरिया में CZ टाइप डीएनए ज्यादा होता है, तो बैक्टीरिया का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा होगा, और उस रिस्पेक्ट में ह्यूमंस का जो या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का जिसमें AT ज्यादा होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। क्लियर है? बस यहां तक नोट डाउन करेंगे, चर्गफ्स रूल, बेस रेशियो तक, फिर आगे बढ़ते हैं। अब डीएनए के पास एक ये भी प्रॉपर्टी है कि डीएनए में डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन देखने को मिलता है। तो डीनेचुरेशन क्या है सर? तो ये डीएनए का डबल स्ट्रैंड है। जब डीएनए के डबल स्ट्रैंड को आप हाई टेम्परेचर यानी 90 डिग्री सेल्सियस पे रख देंगे तो ये जो डीएनए स्ट्रैंड है ये अलग अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। यानी हाई टेम्परेचर के कारण डीएनए का स्ट्रैंड अलग अलग हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं डीनेचुरेशन। क्या कहते हैं? डीनेचुरेशन। और ये जो डीएनए का दोनों स्ट्रैंड है, जब आप इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लाइएगा तो ये दोनों डी स्ट्रैंड आपस में डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बना लेंगे, तो फिर इसको बोलते हैं रीनेचुरेशन। क्या कहते हैं? रीनेचुरेशन। तो डीनेचुरेशन क्या है, रीनेचुरेशन क्या है, समझ में आया? एक होता है डीएनए क्वेंचिंग। क्या होता है? डीएनए क्वेंचिंग। डीएनए क्वेंचिंग क्या होता है लिखेंगे? एट नॉर्मल टेम्परेचर। रीनेचुरेशन कब होता है? नॉर्मल टेम्परेचर। नेक्स्ट एक्टिविटी बताएंगे डीएनए क्वेंचिंग। डीएनए क्वेंचिंग में क्या होता है कि डीएनए का डबल स्ट्रैंड हम इसको क्या किए 90 डिग्री यानी हाई टेम्परेचर पे डीनेचुरेट किए, तो दोनों ही स्ट्रैंड क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा। देन 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिए, दोनों ही डीएनए का स्ट्रैंड क्या हो गया? सेपरेट हो गया। और फिर तुरंत उसको कूल कर देंगे, रैपिड कूलिंग करेंगे। क्या करेंगे? रैपिड कूलिंग। हम क्या बोल रहे हैं? नॉर्मल टेम्परेचर नहीं बोल रहे हैं। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को 90 डिग्री सेल्सियस देके क्या कर दिया? अलग कर दिए, और फिर तुरंत उसको 90 डिग्री सेल्सियस दे दिए। ठीक है, सॉरी, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को अलग कर दिए 90 डिग्री सेल्सियस पे, और तुरंत उसको रैपिड कूलिंग कर दिया, यानी तुरंत उसको ठंडा कर दिया। अब ये जो दोनों डीएनए का स्ट्रैंड था, फिर ये कभी भी क्या होगा? बोलो ना, आपस में क्वाइल नहीं कर सकता है। समझ में आ गया?
यानी अगर आपको डीएनए पे बेस सीक्वेंस का स्टडी करना है, अलग अलग डीएनए के स्ट्रैंड पे, इस पे क्या बेस सीक्वेंस है और इस पे क्या बेस सीक्वेंस है, तो आपको करना पड़ेगा डीएनए क्वेंचिंग। डीएनए क्वेंचिंग में क्या करते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए, देन आफ्टर रैपिड कूलिंग ऑफ डीएनए, जिसके कारण ये जो दोनों डीएनए के स्ट्रैंड है ये परमानेंटली क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड परमानेंटली सेपरेट हो जाते हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं डीएनए क्वेंचिंग। और ऐसा करने का जरूरत क्यों पड़ा, तो डीएनए का स्ट्रैंड अगर सेपरेट हो जाएगा तब हम इसमें स्टडी कर पाएंगे कि डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस है, राइट। तो यहां तक आप नोट डाउन करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ बीडीएनए। तो अभी जब हम जो भी डीएनए का स्ट्रक्चर देख रहे थे वो बीडीएनए का ही था, क्योंकि मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डीएनए बीडीएनए, और बीडीएनए को ही वाटसन एंड क्रिक ने क्या किया है, एक्सप्लेन किया है, डिटेल में बताया। साइलेंट फीचर्स क्या है, क्या बीडीएनए का, तो सबसे पहला ये दो हेलिकली क्वाइल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड से मिलकर बनता है, जैसे टू हेलिकली क्वाइल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। सेकेंड, ये जो बीडीएनए होता है वो क्वाइलिंग जो होता है इसका क्या होता है, राइट हैंडेड होता है। क्या होता है, राइट हैंडेड होता है। पिछले क्लास में हम देख चुके हैं कि कंप्लीट पिच में टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कितने होते हैं, कंप्लीट पिच में टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड हो जाएंगे 20। टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितने होंगे, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर कितने हो जाएंगे 10। और एक कंप्लीट पिच, और इस कंप्लीट पिच का जो लेंथ होता है वो कितना होता है 3.4 नैनोमीटर। कितना होता है 3.4 नैनोमीटर होता है, या आप इसको बोल सकते हैं 34 एंगस्ट्रॉम होता है। और दो नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 0.34 नैनोमीटर होता है, या 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। क्या होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। दोनों स्ट्रैंड्स के बीच का डायमीटर भी आपको पता है कितना होता है, या तो आप 20 एंगस्ट्रॉम बोलेंगे या 2 नैनोमीटर बोलेंगे। क्या 2 नैनोमीटर या 20 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, यानी अब ये जो इंफॉर्मेशन है ये सेंट्रलाइज्ड है कहां पे, डीएनए में, और डीएनए से सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन को हम आरएनए के पास भेजेंगे और आरएनए से प्रोटीन्स के पास भेजेंगे, और इसको कहते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसमें जो इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन्स। कभी कभी ऐसा देखने को भी मिलता है कि आरएनए से डीएनए बन जाता है ना, तो देखेंगे वो क्या है, वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो सबसे पहले सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, सेंट्रल डोग्मा प्रपोज किसने किया, तो हेडिंग देंगे सेंट्रल डोग्मा। नेक्स्ट हेडिंग देंगे सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, राइट। तो सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सबसे पहले प्रपोज किसने किया, प्रपोज्ड बाय, हाँ किसने किया, तो याद रखना है क्रिक ने किया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेंट्रल डोग्मा किसने प्रपोज किया, क्रिक ने। वाटसन यहाँ पे नहीं आते हैं, सिर्फ अकेला क्रिक आता है। क्या कहता है सेंट्रल डोग्मा, लिखेंगे इट स्टेट्स दैट जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम, it states that genetic information flow from what, DNA to RNA और RNA से प्रोटीन। तो देखो डीएनए के पास होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जैसा जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगा वैसा आरएनए बनेगा, जैसा आरएनए होगा वैसा प्रोटीन बनेगा, और इस प्रोटीन के कारण होता है फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन। हमारे बॉडी में जो भी एंजाइम्स है वो क्या है, प्रोटीन्स है, और जैसे एंजाइम्स हो रहे हैं, बन रहे हैं, वैसा मेटाबॉलिक रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, और जैसा मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है वैसे हमारे बॉडी का एक्सप्रेशन हो रहा है। यानी अल्टीमेटली जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करने का बेस्ट मेथड है वो है प्रोटीन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने का जो बेस्ट मटेरियल है वो है आरएनए,
और जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का जो बेस्ट मटेरियल है हमारे पास वो क्या है, डीएनए। तो यही है सेंट्रल डोग्मा। इसमें वाटसन नहीं क्रिक बताते हैं कि डीएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं, बोलो ना, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। तो डीएनए से डीएनए बना रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बना ट्रांसक्रिप्शन एंड आरएनए से प्रोटीन बना ट्रांसलेशन, राइट। तो ये सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी है, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, जिसमें इंफॉर्मेशन डीएनए से प्रोटीन की तरफ फ्लो करता है। लेकिन किसी किसी वायरस में यह भी देखा गया है कि आरएनए से डीएनए बन जाता है, और आरएनए से डीएनए के बनने के प्रोसेस को, यानी फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन देखने को मिलता है कुछ वायरसेस में। कहां पे देखने को मिलता है भाई, कुछ वायरसेस में देखने को मिलता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या नाम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या नाम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, राइट, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को हम टेमिनिज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टेमिनिज्म। टेमिनिज्म। तो टेमिनिज्म क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि कुछ वायरसेस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे, डिस्कवर्ड बाय, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन डिस्कवर्ड बाय टेमिन एंड बाल्टीमोर। तो टेमिन एंड बाल्टीमोर ने डिस्कवर किया था रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को, इसीलिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को हम टेमिनिज्म भी कहते हैं। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन देखने को मिलता है, सबसे अच्छा एग्जांपल अपने रेट्रोवायरस में, आरएनए वायरस में, और वो है एचआईवी एग्जांपल। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहां पे देखने को मिलता है, एचआईवी वायरस में देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं रेट्रोवायरस। क्लियर, जिसके पास कैपेसिटी है कि वो आरएनए से डीएनए बनाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है। क्लियर, तो यहां तक आप नोट डाउन करेंगे सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। याद आपको रखना है कि कौन दिया था सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, क्रिक ने दिया था। क्या कहना था कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है वो फ्लो करता है डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन्स। उसके बाद डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन्स का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन। कभी कभी क्या होता है किसी ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि वायरस में आरएनए से डीएनए भी बनता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो इंपॉर्टेंट इन्वॉल्व्ड एंजाइम है उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। कहां पे होता है, तो एचआईवी वायरस में होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को टेमिनिज्म भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे टेमिन एंड बाल्टीमोर, राइट। तो यहां तक आप नोट डाउन करेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है, इन अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए 10 molecule of pentose sugars are present, then how many purine nitrogenous base present in this DNA? आपको पता है 10 मॉलिक्यूल अगर पेंटोज सुगर्स है तो नाइट्रोजनस बेस भी कितना होगा, 10 ही होगा, क्योंकि नंबर ऑफ सुगर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सुगर is equal to number of pentose sugar. Number of sugar is equal to number of nitrogen base. Number of nitrogenous base. एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है इन अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए 10 मॉलिक्यूल ऑफ पेंटोज सुगर, यानी डीएनए के स्ट्रैंड में 10 मॉलिक्यूल दिया हुआ है पेंटोज सुगर का। उसमें पूछ रहा है ना कि प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस कितना प्रेजेंट होगा। तो नाइट्रोजनस बेस किसी भी डीएनए में उतना होगा जितना उसके पास सुगर होगा, क्योंकि आपको पता है सुगर नाइट्रोजनस बेस
और सुगर नाइट्रोजनस बेस, यानी जितना सुगर होता है उतना उसके पास क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है। और डीएनए के सेगमेंट में 10 मॉलिक्यूल सुगर है, तो आपको पता है कि 10 मॉलिक्यूल सुगर में 10 नाइट्रोजनस बेस है, और नाइट्रोजनस बेस अगर 10 है तो ये भी तुमको पता है कि डीएनए में 50% प्यूरिन होता है, हमेशा 50% क्या होता है, प्यूरिन होता है, और 50% क्या होता है, पाइरिमिडीन होता है, पाइरिमिडीन होता है। तो 10 सुगर है तो 10 नाइट्रोजनस बेस है, और 10 नाइट्रोजनस बेस में से अगर 5 पाइरिमिडीन है तो 5 क्या हो जाएगा, प्यूरिन हो जाएगा। ऐसा समझ में 50% क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्यूरिन कितना होगा, तो प्यूरिन क्या होगा, बोलो ना, 50% प्यूरिन और 50% पाइरिमिडीन, यानी टोटल 10 तो है ही, तो 5 हो जाएगा प्यूरिन और 5 क्या हो जाएगा, पाइरिमिडीन। आया, 5 प्यूरिन एंड 5 पाइरिमिडीन, क्लियर है, यानी 5 प्यूरिन के मॉलिक्यूल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इफ द लेंथ ऑफ डीएनए सेगमेंट, कितना है लेंथ ऑफ डीएनए सेगमेंट, 0.1 mm, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेंथ डायमीटर फॉर दिस डीएनए। मतलब रेशियो पूछ दिया आपसे, किसका, रेशियो ऑफ लेंथ वर्सेस डायमीटर ऑफ डीएनए का। तो सबसे पहले लेंथ डीएनए का दिया हुआ है, लेंथ कितना दिया हुआ है, 0.1 mm दिया हुआ है। 0.1 mm अगर लेंथ दिया है तो मीटर में इसको निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 0.1 into 10 to the power 3 मीटर, -3 मीटर, और इसको भी अगर सॉल्व करेंगे ज्यादा तो 1 into 10 to the power -4 मीटर। तो डीएनए का लेंथ इतना दिया हुआ है मीटर में, आपसे पूछ रहा है कि लेंथ और डायमीटर का रेशियो बताइए। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, लेंथ एंड डायमीटर का रेशियो बताइए। तो अगर आपको लेंथ पता है तो क्या डायमीटर का रेशियो आप बता, डायमीटर कितना है ये भी पता है, लेंथ कितना है ये भी पता है, तो लेंथ और डायमीटर का रेशियो बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। डीएनए का डायमीटर कितना होता है, डीएनए का डायमीटर कितना होता है सर, 2 नैनोमीटर होता है या 20 एंगस्ट्रॉम होता है। तो 2 नैनोमीटर है या 20 एंगस्ट्रॉम है तो क्या कर दिया जाए, 20 एंगस्ट्रॉम कर सकते हैं, तो 20 एंगस्ट्रॉम 20 into 10 to the power -10 मीटर, राइट। तो यहां से हम रेशियो निकाल सकते हैं, यानी लेंथ हमको पता चल गया 1 into 10 to the power -4 मीटर, और डायमीटर भी हमको पता है 20 into 10 to the power -10 मीटर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो भाई जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे 10 to the power -16, फिर ये ऊपर जाएगा, ये पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 0.05, क्या आएगा 0.05 into 10 to the power -6 या +6, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा +6, तो कितना आ जाएगा 0.05 into 10 to the power +6। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 5 into 10 to the power 4, क्या आ जाएगा 5 into 10 to the power 4। यानी लेंथ आपको डीएनए में पता है और डायमीटर भी पता रहता है, आपको याद रखना होगा डीएनए का डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम या 2 नैनोमीटर, उसके अकॉर्डिंग जब आप इसको सॉल्व करेंगे लेंथ और डायमीटर का रेशियो निकालेंगे तो 5 into 10 to the power 4 आएगा, क्लियर है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इफ देयर आर 100 कॉइल, कितना कॉइल है 100 कॉइल, if there are 100 coils in BDNA, calculate total number of nucleotide। क्या, अगर 100 कॉइल है तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बताइए। आपको पता है कि बेस पेयर्स जो होते हैं ना, वो 1 कॉइल में टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर कितने होते हैं, 10 बेस पेयर्स होते हैं। तो और 10 कॉइल है, बेस पेयर से 1 कॉइल, 1 कॉइल में टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर कितने होते हैं 10, कितने होते हैं 10। तो 100 कॉइल में नंबर ऑफ बेस पेयर कितने होंगे, क्या, इन 100 कॉइल्स नंबर ऑफ बेस पेयर्स
कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर? 10 into 100 तो कितना हो गया? 1000। ये बात तो पता चल गया कि 100 कॉइलिंग में डीएनए के इस तरह के 100 कॉइलिंग्स में टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स जो है वो 1000 है। अब क्वेश्चन बेस पेयर्स नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। आपको पता है एक बेस पेयर में 2 न्यूक्लियोटाइड, तो टोटल 1000 बेस पेयर है, तो 1000 बेस पेयर में टोटल न्यूक्लियोटाइड कितना हो जाएगा? 1000 into 2 यानी कि 2000 न्यूक्लियोटाइड। बोलो भाई क्लियर? क्योंकि आपको पता है कि डीएनए में 2 स्ट्रैंड होता है और 2 स्ट्रैंड है तो उसको 2 से गुना कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इफ लेंथ ऑफ डीएनए इज 2.2 मीटर, क्या लेंथ ऑफ डीएनए इज 2.2 मीटर लॉन्ग एंड कैलकुलेट द नंबर ऑफ बेस पेयर पर टर्न। यानी अगर लेंथ ऑफ डीएनए 2.2 मीटर दिया हुआ है तो नंबर ऑफ बेस बताना है पर टर्न। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है? ये ह्यूमंस लाइन दिया हुआ है डाटा, ह्यूमंस में 2.2 मीटर लॉन्ग क्या होता है? डीएनए होता है और इसके एक टर्न में टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स को बताना है। तो आपको पता है पढ़ रखे कि एक कंप्लीट टर्न में नंबर ऑफ बेस पेयर कितना होता है? 10 बेस पेयर। कितना होता है? 10 बेस पेयर। तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और स्टैंडर्ड क्वेश्चन का जो आंसर है वो स्टैंडर्ड डाटा के अकॉर्डिंग चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन लेंथ का जो ह्यूमन डीएनए का जो लेंथ होता है वो 2.2 मीटर लॉन्ग होता है। उसमें नंबर ऑफ बेस पेयर एक कंप्लीट कॉइलिंग में एक कंप्लीट टर्न में कितना होगा? 10। ये हम रखते हैं, हमको पता है कि 10 होता है, तो सिंपली आंसर चला जाएगा मेरा 10 बेस पेयर्स पर टर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला जा रहा है बेस रेशियो ऑफ डीएनए इज 0.05। अब देखो बेस रेशियो दे रखा है तो इक्विवेलेंसी रूल नहीं, बेस रेशियो यानी कि चर्ल्स रूल में बेस रेशियो एडेनिन, थाइमिन और गुआनिन और साइटोसिन है ना, का जो वैल्यू है वो दे रखा है 0.05। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बेस रेशियो ऑफ डीएनए इज 0.05 एंड अमाउंट ऑफ 80 कंटेंट का अमाउंट क्या दे रखा है? 10,000। तो देखो लिख देते हैं 80 का अमाउंट कितना लिखा है? 10,000। अमाउंट ऑफ 80 कंटेंट इज 10,000। हाउ मेनी गुआनिन बेस प्रेजेंट इन दिस डीएनए? तो अब आपसे पूछते हैं कि गुआनिन कितना प्रेजेंट है ना, गुआनिन कितना प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं? सिंपली 80 का अमाउंट हमको पता है, तो ये इक्वेशन मेरा बन गया 80 और CC और इसका जो बेस रेशियो है वो 0.05 दे रखा है। 80 का वैल्यू हमको पता है 10,000। क्या होता है? 10,000 अपॉन C प्लस G लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0.05। तो भाई इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि ये नीचे आ जाएगा 100, इसको पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 100 और इस 5 से इसको काटेंगे तो ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो मेरा जो रिजल्ट है वो आ जाएगा 2 into 10 to the power 5। तो 2 into 10 to the power 5 क्या आया? 2 into 10 to the power 5 आया। G plus C का वैल्यू कितना है? 2 into 10 to the power 5। अब आपको पता है G और C दोनों मिलके कितना है? 2 into 10 to the power 5। तो सिर्फ G कितना होगा? सिर्फ गुआनिन कितना होगा? 1 into 10 to the power 5 और साइटोसिन कितना होगा? 1 into 10 to the power 5। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा था? सिर्फ गुआनिन का वैल्यू बताइए, तो कितना हो गया? 1 into 10 to the power 5 कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है इन अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए 40,000 नाइट्रोजनस बेस आर प्रेजेंट। डबल स्टैंडर्ड डीएनए में 40,000 नाइट्रोजनस बेस पेयर्स प्रेजेंट है। व्हाट इज द लेंथ इन दिस डीएनए इन मीटर? तो लेंथ आप बताइए, इस डीएनए का लेंथ बताइए और वो भी लेंथ किस में बताना है? मीटर में बताना है। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? इन अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए 40,000 नाइट्रोजनस बेस आर प्रेजेंट। कितना? 40,000 नाइट्रोजनस बेस आर प्रेजेंट। व्हाट इज द लेंथ ऑफ डीएनए? तो अगर 40,000 नाइट्रोजनस बेस पेयर प्रेजेंट है तो डीएनए का लेंथ बताइए।
आपको पता है 40,000 नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है, तो अगर 40,000 नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है, देखो ना नाइट्रोजनस बेस कितना प्रेजेंट है भाई 40,000, तो नाइट्रोजनस बेस पेयर कितना प्रेजेंट होगा 20,000, कितना प्रेजेंट होगा 20,000। और आपको पता है कि नाइट्रोजनस बेस के कारण लेंथ नहीं होता है डीएनए का लेंथ किसके कारण होता है नाइट्रोजनस बेस पेयर का, क्योंकि ये डीएनए डबल हेलिक्स एक नाइट्रोजनस बेस पेयर है ना, ये पेयर में प्रेजेंट होता है नाइट्रोजनस बेस है ना ऐसे। तो डीएनए का जो लेंथ है वो नाइट्रोजनस बेस पेयर के कारण होगा, ना कि नाइट्रोजनस बेस के कारण होगा। आपको ये भी पता है कि 10 बेस पेयर का जो लेंथ होता है 10 बेस पेयर का जो लेंथ होता है वो कितना होता है 34 एंगस्ट्रॉम, कितना होता है 34 एंगस्ट्रॉम, और 34 एंगस्ट्रॉम को हम लिख सकते हैं 34 × 10⁻⁻10 मीटर। तो अगर 10 बेस पेयर का लेंथ 34 × 10⁻10 मीटर, तो 20,000 सो लेंथ ऑफ 20,000 बेस पेयर, तो 20,000 बेस पेयर का लेंथ कितना होगा, हाँ भाई 20,000 बेस पेयर का लेंथ कितना होगा, तो 20,000 बेस पेयर का लेंथ हो जाएगा 20,000 इंटू 34 × 10⁻10/10, ये चला जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल आ जाएगा मेरा 68 और समथिंग, इसको करेंगे तो 68 × 10⁻, क्या आ जाएगा 68 × 10⁻⁻6, क्या आ जाएगा -6। क्लियर। अगर ये आंसर में नहीं दे रखा है, अच्छा ये -10 है -10, और इसको भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 6.8 × 10⁻⁻6। तो ये मीटर है ना, लेंथ ऑफ डीएनए अगर मीटर में आपसे पूछा जा रहा है 20,000 नाइट्रोजनस बेस पेयर का, या 40,000 नाइट्रोजन बेस या 20,000 नाइट्रोजनस बेस पेयर का, तो लेंथ कितना आ जाएगा 6.8 × 10⁻⁻6 मीटर। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए क्या 2.5 किलो बेस आर प्रेजेंट, कितना दिया है 2.5 किलो बेसेस आर प्रेजेंट, ठीक है समझ में आया। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में 2.5 किलो बेस प्रेजेंट है, या तो के बेस होगा या फिर आपको पूरा लिख दिया जाएगा किलो बेस आर प्रेजेंट, 2.5 किलो बेस आर प्रेजेंट। अब इसमें 2.5 किलो बेस को आप क्या लिख सकते हैं 2.5 × 1000, किलो का मतलब होता है 1000 बेस प्रेजेंट। जब आप इसको और सिंप्लीफाइड करेंगे तो आ जाएगा ये 2500 बेस। अब इसमें आपको दे रखा है कि 800 यानी 800 जो है ना वो एडेनिन है, 800 क्या है भाई एडेनिन है। तो आपसे पूछ रहा है कि ग्वानिन कितना प्रेजेंट होगा, क्या पूछ रहा है ग्वानिन का अमाउंट कितना प्रेजेंट होगा, ग्वानिन का अमाउंट कितना होगा। आपको पता है कि जब भी डीएनए में ए बाइंड करेगा तो टी से बाइंड करेगा और सी बाइंड करेगा तो जी से करेगा, यानी अगर एडेनिन मेरे पास 800 है, क्या 800 क्या है एडेनिन है, तो 800 ही मेरे पास क्या हो गया बोलो ना, थाइमिन भी तो हो गया, तो 8 8 16 बच गया मेरे पास कितना 900 बेस और 2500 टोटल बेस था, तो 1600 तो एडेनिन और थाइमिन हो गया, टोटल मेरे पास अब कितना बच गया 900, कितना बच गया भाई 900 बेस बच गया। अब उस 900 में से 450 बेस क्या हो जाएगा 450 बेस मेरा क्या हो जाएगा साइटोसिन, और 450 बेस मेरा क्या हो जाएगा 450 क्या हो जाएगा ग्वानिन, यानी ग्वानिन का अमाउंट आपसे पूछा जा रहा है, तो ग्वानिन का अमाउंट कितना आ जाएगा 450, ये आंसर चला जाएगा। सही है, सिंपल है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। बेसिकली ये जो सबसे सिंपल वाला क्वेश्चन है ना, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पर का एक डीएनए है, उसमें 2500 बेस पेयर है जिसमें से एडेनिन का अमाउंट कितना है, तो आपसे ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन ये सब पूछ लिया जाएगा, ठीक है। बाकी जितने डिफरेंट पॉसिबल टाइप के क्वेश्चन हो सकते थे हम लोग कर लिए, और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आगे करेंगे और डीएनए के बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी एप्लीकेशन पढ़ना है, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ना है, ट्रांसलेशन पढ़ना है, बहुत ज्यादा डिटेल में। तो आज के लिए इतना ही। आपका होमवर्क है कि अपने नोट्स को एक बार अच्छे से पढ़ना है, और जो भी क्वेश्चन आज हम किए एक बार बिना देखे करना है,
और एनसीईआरटी जरूर पढ़ना है। कोई भी डाउट आता है तो अपने कमेंट सेक्शन में पूछना है। थैंक यू।